हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। हम ज्योमेट्री के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट के पीछे के लॉजिक को समझेंगे कि कॉन्सेप्ट आया क्या, आया कैसे, उसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। हम कुछ कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप से भी देखने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी मैथ में एक समझ डेवलप हो सके, जिससे एग्जाम में जो भी नए क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आसानी से कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल की परिभाषा। ट्रायंगल की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई, समतल पर बनी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिभुज कहते हैं। तो एक त्रिभुज बनाने के लिए हमारे पास क्या है? तीन कंडीशन है। एक तो क्या होनी चाहिए? हमारे पास तीन भुजाएं होनी चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? समतल पर बनी हुई होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि वो बंद आकृति बना रही हो। तो दोस्तों, जैसे हम तीन भुजाएं लें, एक भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। तो हमारे पास कितनी भुजाएं हैं दोस्तों? तीन भुजाएं हैं। एक भुजा, दो भुजा और तीसरी भुजाएं। यदि मैं इन तीनों को मिला दूं, इनके बीच में बिल्कुल भी गैप ना रहे, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और समतल पर तो बना हुआ ही है। तो इसको नाम दूं मैं ए, बी और सी। तो दोस्तों, इस ए बी, हमारे पास एक भुजा कौन सी है? ए बी। दूसरी भुजा कौन सी है दोस्तों? बी सी। और तीसरी भुजा दोस्तों कौन सी है? ए सी। तो हमारे पास कितनी भुजाएं हैं इसमें? तीन भुजाएं। और तीन ही दोस्तों क्या है इसमें? एंगल है, जिन्हें क्या कहते हैं हम? आंतरिक कोण। क्या कहते हैं? आंतरिक कोण या इंटरनल एंगल। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरनल एंगल। ठीक है दोस्तों, अब हमारे दिमाग में अगला सवाल ये आना चाहिए, क्या कोई भी तीन भुजा लेकर मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहूं कि एक किलोमीटर की लंबी रोड है, उस पर एक 15 सेंटीमीटर की आपको स्केल दे दूं, एक 30 सेंटीमीटर की स्केल दे दूं, तो क्या वो एक ट्रायंगल बना पाएंगे? आप वो दोनों स्केल आपस में कभी भी नहीं मिल पाएंगे दोस्तों, क्योंकि 1 किलोमीटर जगह क्या होती है? बहुत लंबी जगह होती है। तो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात सही है कि हम कोई भी तीन भुजा लेकर एक ट्रायंगल नहीं बना सकते। इसके लिए त्रिभुज का क्या होता है? एक नियम होता है। वो नियम क्या होता है दोस्तों? कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कम, और दो भुजाओं का योग दोस्तों सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसे हम एक प्रैक्टिकल रूप से देखने की कोशिश करें। जैसे आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे एक रबर बैंड देख रहे हैं। इस रबर बैंड को जब मैं स्ट्रेच कर रहा हूं तो एक ट्रायंगल जैसी आकृति बन रही है दोस्तों। यदि मैं इस पॉइंट को, इस साइड वाली भुजा को नाम ए दे दूं, इस वाली भुजा को बी, और इस स्क्रीन को मैं क्या मान लूं? तीसरी भुजा सी मान लूं, तो एक ट्रायंगल जैसी आकृति बन जाएगी। लेकिन यदि मैं इसको मतलब वापस छोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा? एक फ्लैट लाइन बन रही है। तो दोस्तों, जब भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा, तो वो एक कैसी लाइन बना लेगा? एक सीधी लाइन बना लेगा। दोस्तों, जब भी दो भुजाओं का योग, जैसे में भुजा ए और बी का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा दोस्तों, तो क्या बन जाएगी? एक सीधी लाइन बन जाएगी। लेकिन इसको मैं मामूली सा भी स्ट्रेच करूं, चाहे 0.001% 1 भी मैं इसको स्ट्रेच करूं, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मैं a प्लस बी का मान किससे? c से, इन दोनों का योग यदि मैं c से अधिक लूंगा, तो क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बन रहा है। जैसे मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं, एक ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों। इस ट्रायंगल में देखें दोस्तों, यदि मैं इसको नाम दूं a, इसको नाम दूं b, और इसको नाम दूं दोस्तों c। यदि मैंने माना कि a के सामने वाली भुजा क्या है? a, और b के सामने वाली दोस्तों भुजा का नाम क्या है? b, और c के सामने वाली भुजा का नाम दोस्तों क्या है? c।
यदि मैं इधर देखूं तो भुजा ए प्लस बी का योग किससे, सी से अधिक होगा। भुजा ए और बी का योग दोस्तों सदैव सी से अधिक होगा। इसी प्रकार ए और सी भुजा का योग सदैव भुजा बी से अधिक होगा। ए और सी का योग सदैव बी से अधिक होगा। इसी प्रकार बी और सी का योग दोस्तों तीसरी भुजा ए से क्या होगा, अधिक होगा। तो बी प्लस सी बड़ा होगा किससे, ए से। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ -a कर दूं, इसमें क्या कर दूं मैं दोनों तरफ -a, तो सेम संख्या को माइनस कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस बी सी माइनस बी। दोनों तरफ हमने सेम संख्या को माइनस कर दिया। ये b से कट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, a बड़ा हो जाएगा किससे, c माइनस बी से। दोस्तों भुजाएं कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसके लिए हम इसके लिए क्या ले लेंगे दोस्तों, मोड ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यदि मैं इसमें से c माइनस कर दूं दोनों तरफ, इस इक्वेशन में दोनों तरफ c माइनस कर दूं, तो इस साइड में क्या आ जाएगा, a प्लस सी माइनस सी, क्या आ जाएगा, b माइनस सी। इस c से c ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कट हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, a जो बड़ा है किससे, b माइनस सी से, और इसका हम मोड ले लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ दो भुजाओं के डिफरेंस से मतलब है। इधर मैं माइनस कर दूं b, नहीं a सी b, हाँ माइनस करूं मैं यदि दोस्तों b, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, b प्लस सी माइनस b जो बड़ा है a माइनस बी से। दोस्तों b से b क्या हो जाएगा, कट, तो c बड़ा हो जाएगा किससे दोस्तों, a माइनस बी से। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को देखिए, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को। ये क्या है कि a और b का योग c से अधिक है, लेकिन a और b का डिफरेंस किससे, c से कम है। तो यदि हम इधर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी जो छोटा है किससे, c से, और c किससे छोटा है दोस्तों, a प्लस बी से। और यही हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का डिफरेंस सदैव तीसरी भुजा से कम, और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग दोस्तों सदैव तीसरी भुजा से कम आएगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का डिफरेंस सदैव तीसरी भुजा से कम, और दो भुजाओं का योग दोस्तों तीसरी भुजा से अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे दिमाग में, चलो थोड़ा सा आगे जाते हैं, क्या होता है थोड़ा सा रिवाइज करते। एक मिनट, उसका कलर कैसे चेंज हो गया। ठीक है, तो यदि मैं एक सर्किल लूं और इसको बीच से एक लाइन को ड्रॉ कर दूं, एक सर्किल कितने डिग्री का एंगल बनाता है दोस्तों, 360 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको बीच से कट कर दूं तो ऊपर वाला कितना बच जाएगा, 180, और नीचे वाला कितना बच जाएगा दोस्तों, 180। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा है कि एक लाइन पे किसी भी पॉइंट पे बना हुआ एंगल कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। यदि मैं इस लाइन को लूं, एक लाइन लूं, उस पर एक पॉइंट पर इधर से एक लाइन खींचूं और इधर से एक लाइन खींचूं, इधर एंगल अक्स बन रहा है, इधर वाई और इधर जेड। इन तीनों को ऐड करूंगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, तो दोस्तों क्या आएगा, 180 के बराबर। क्योंकि एक सीधी लाइन पर किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल का सम कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा नियम है एक ट्राइंगल में, कि एक ट्राइंगल में यदि मैं इस भुजा को एक्सटेंड करूं,
भुजा BC को मैं यदि एक्सटेंड करूं कहाँ तक, D तक, तो एक बाहर की तरफ एक एंगल बन रहा है। बाहर की तरफ दोस्तों क्या बन रहा है, एक एंगल, जिसे क्या कहते हैं, बाह्य कोण। क्या कहते हैं दोस्तों, बाह्य कोण। ठीक है दोस्तों, तो इस बाह्य कोण का मान किसके बराबर होता है, इन एंगल के सम के बराबर। यदि माना कि ये एंगल A है और ये एंगल B है और ये एंगल C है, तो इस बाह्य त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग तीसरे एंगल के बाह्य एंगल के बराबर होता है। तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस B के। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम आगे देखते हैं। हमारा अगला नियम कहता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसको मैं नाम दे दूं A, इसको नाम दे दूं B और इसको नाम दे दूं C। अब यदि मैं इस BC को एक्सटेंड करूं आगे की ओर, कहां तक, D तक। मैंने एक्सटेंड कर दिया इसको कहां तक, D तक। तो बाहर की तरफ एक एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, बाह्य कोण बन रहा है। इसका मान किसके बराबर होगा, इन दो एंगल के सम के बराबर। ये एंगल माना कि A है, ये B है और ये एंगल दोस्तों कितना है, C है। तो दोस्तों इसका मान किसके बराबर होगा, अभी हमने देखा था किसके, A प्लस B के। और ये क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जिस पर एक कोण कितने का है, A प्लस B का, और एक कितना है, C। तो दोस्तों यदि मैं लिखूं इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल C। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये नियम क्या कहता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। अगला अपना कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग दोस्तों कितना होता है, 360 डिग्री। कैसे होता है देखो दोस्तों, यहां पे हम एक ट्राइंगल लें जिसको मैं नाम दूं A, B और C। ठीक है दोस्तों, अब इस भुजा BC को मैं आगे की ओर एक्सटेंड करूं कहां तक, D तक, और भुजा AB को मैं एक्सटेंड करूं कहां तक दोस्तों, E तक, और भुजा CA को एक्सटेंड करूं कहां तक, F तक। तो तीन बाह्य एंगल बन रहे हैं, एक एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल। यदि मैं इसको नाम दे दूं P, इसको नाम दे दूं Q और इसको नाम दे दूं R। ठीक है दोस्तों, तो इस P बराबर क्या होगा दोस्तों, यदि ये एंगल हमारे पास A है, ये एंगल B है और ये एंगल दोस्तों कितना हमारे पास C है, तो इस P बराबर क्या होगा, इन दोनों आंतरिक कोणों का योग के बराबर होगा। अभी हमने देखा था कि त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग त्रिभुज के तीसरे एंगल के बाह्य एंगल के बराबर होता है। तो ये कितना आ जाएगा, A प्लस B। इसी प्रकार Q किसके बराबर होगा, इन दो एंगल के सम के बराबर। तो Q बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, B प्लस C के। और R किसके बराबर होगा दोस्तों, इन दोनों एंगल के सम के बराबर, जो कितना है, A प्लस C। दोस्तों उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। यदि हम इधर देखें कि P बराबर हमारे पास कितना आया था, A प्लस B, और दोस्तों Q बराबर कितना है, B प्लस C, और R बराबर दोस्तों कितना है, A प्लस C। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, तो इस साइड में क्या आ जाएगा, P प्लस Q प्लस R। ठीक है दोस्तों, यहां A कितनी बार आया दोस्तों, देखो एक बार और एक बार, कितनी बार आया दोस्तों, दो बार। B कितनी बार आया दोस्तों, दो बार। और C दोस्तों कितनी बार आया है, दो बार। तो यहां से मैं दो कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा दोस्तों, A प्लस B प्लस C। और अभी अभी हमने देखा था कि A प्लस B प्लस त्रिभुज के तीनों क्या है, आंतरिक कोण है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दो को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 360 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण कौन कौन से, P प्लस Q प्लस R बराबर कितना होगा दोस्तों, 360 डिग्री। और यही हमारा कॉन्सेप्ट था।
ठीक है दोस्तों, अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सीखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हमने बचपन में स्कूल में पढ़ी होंगी, लेकिन नहीं भी आपने पढ़ी है तो अभी एक बार के लिए इसको देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किस में लिखती है? 90 एंगल ट्रायंगल में। किस में? 90 एंगल ट्रायंगल में। यदि इस त्रिभुज में एक क्या होता है? लंब। दोस्तों दूसरी भुजा कौन सी होती है? आधार। और एक जो तीसरी बच गई उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें कहती है कि त्रिभुज के लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके होता है दोस्तों? कर्ण के स्क्वायर के। यदि मैं इस लंब को L मान लूं और आधार को A और कर्ण को K, तो दोस्तों L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर किसके होगा दोस्तों? K के स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके दोस्तों? लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, यदि हम देखें कि हमें यदि त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता हो तो क्या हम उससे एक एंगल फाइंड कर सकते हैं दोस्तों? यदि हमारे पास कोई भी चीज यदि फिक्स होती है तो उसे हम मैथ में निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक भुजा लूं, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, यदि इसको मैं नाम दूं 5, ये 7 सेंटीमीटर की और ये 10 सेंटीमीटर की, इसको नाम दे दिया A, B और C। ठीक है दोस्तों, यदि मैंने मान लिया कि इसके ये एंगल वाला 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, ये हमने माना है। यदि हम इन तीनों भुजाओं को मिलाएं तो शायद अलग भी एंगल बन सकते हैं, लेकिन हमने माना कि ये एंगल है। ठीक है दोस्तों, यदि मैं दूसरी भी इन तीन भुजाओं से लेकर 7, 10 और 5 से लेकर मैं कोई भी यदि ट्राइंगल बनाऊंगा तो उनके अंदर यही एंगल बनेंगे, 80, 60 और 40। कोई दूसरे एंगल नहीं बन सकते। तो ये फिक्स है, ये फिक्स है तो इसको हम निकाल सकते हैं इन एंगल्स को। और उसको किसकी सहायता से निकालेंगे हम? उसके लिए कौन सा रूल यूज करेंगे? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल किस में होता है? तीन भुजाओं में अप्लाई होता है। यदि मैं ट्राइंगल लूँ एक, जैसे इसको नाम दे दूं मैं A, B और C। ठीक है दोस्तों, कोई भी हमें एंगल निकालना है और वे साइन थीटा और कोस थीटा का यूज हुआ हो तो डायरेक्ट सी बात है कि इसमें क्या बनेगा? एक 90 एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो 90 एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों? पॉइंट A से एक एल्टीट्यूड खींचूंगा। किस पे? BC पे। एक एल्टीट्यूड खींच दिया BC पे, जिसको मैंने नाम दे दिया AD। और AD एल्टीट्यूड है किस पे दोस्तों? BC पे। ठीक है दोस्तों, अब यदि ट्राइंगल देखें हम ADB में, ठीक है, किसमें? ट्राइंगल ADB में। ट्राइंगल ADB में कौन से वाले में? ADB में। ये भी क्या बन रहा है? एक 90 एंगल ट्राइंगल बन रहा है दोस्तों, देखो। ठीक है, इसमें एक लंब है, एक आधार है और एक क्या है? कर्ण है। यदि मैं इस लंब की लंबाई कितनी मान लूं? H मान लूं। ठीक है दोस्तों, A के सामने वाली भुजा की लंबाई में दोस्तों कितनी मान लूं? A। और B के सामने वाली भुजा की लंबाई में कितनी मान लूं दोस्तों? B। और C के सामने वाली भुजा की लंबाई दोस्तों में कितनी मान लूं? C। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इतनी लंबाई BD, इसको मैं x मानूं, ये पूरी कितनी है दोस्तों? A है। और इसमें से x माइनस कर दूंगा दोस्तों, तो ये कितनी बच जाएगी दोस्तों? A माइनस x। ठीक है दोस्तों, अब इस ट्राइंगल में देखें ADB में h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर किसके होगा? C के स्क्वायर, क्योंकि ये लंब है, ये आधार है और ये इसका क्या है? कर्ण है। तो h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना होगा? C स्क्वायर। इस x स्क्वायर को मैं इस साइड भेज दूं तो h स्क्वायर बराबर कितना होगा दोस्तों? C स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
अब दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं, ट्राइंगल है ए डी सी में। ट्राइंगल ए डी सी की बात करें, ट्राइंगल ए डी सी में, ट्राइंगल ए डी और सी में बात करें तो इसके लिए लंब कितना है एच, आधार कितना ए माइनस एक्स और करंट कितना है बी। तो इधर क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों किसके, बी स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, अभी इस ए माइनस एक्स स्क्वायर को मैं इस साइड में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके दोस्तों, ए माइनस, सॉरी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस ए माइनस एक्स को मैं स्क्वायर को खोलूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है दोस्तों, अब इस एच स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x। ठीक है दोस्तों, ये भी h का मान है, ये भी एच स्क्वायर का मान है और ये भी एच स्क्वायर का मान था। तो दोनों क्या होंगे, आपस में भी बराबर होंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, इधर से लिखूं मैं सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होगा दोस्तों किसके, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है दोस्तों, इस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर किसका है, माइनस का, और इधर भी माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। यदि मैं इसको ए स्क्वायर को इधर लेके आ जाऊँ तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर लेके आऊँगा प्लस का तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2ax। ये तीनों तो हमारे पास भुजाएं हैं, ए है बी है और सी है। हमने पहले ही स्टार्ट किया था तभी भी क्या कहा था कि हमारे पास तीन भुजाओं हो तो क्या है, एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन तो भुजाओं के मान है ए बी और सी, लेकिन एक्स हमारे पास अलग वैल्यू है। तो इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार। ठीक है दोस्तों, आधार अपॉन कितना होता है, करण। ठीक है, आधार वो होता है जो क्या होता है, थीटा वाली। यदि मैं इसको लूं, कोस बी को लूं, तो कोस बी के लिए आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला, जिस थीटा के साथ लगी हुई जो भुजा होती है ना, उसको क्या कहते हैं, हम आधार कहते हैं दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन करंट कितना हो जाएगा दोस्तों 90 एंगल ट्राइंगल के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, करंट कहते हैं। तो एक्स अपॉन सी, एक्स बराबर क्या लिख देंगे, सी क्रॉस कोस बी। ठीक है दोस्तों, अब इस x की वैल्यू, इस x की वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, इस x की जगह पे पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2a, रो कितना है, c गुणा कोस b। ठीक है दोस्तों, अब इस कोस b की जगह, एक मिनट इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। तो इस कोस b बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कोस b बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन इस 2ac को क्या भेज देंगे, इसके इस साइड में नीचे भेज देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2ac। ठीक है दोस्तों, यही हमने लिखा था, कोस b बराबर ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने का तरीका क्या है दोस्तों,
यदि मैं देखूँ एक ट्राइंगल है ये, यदि इसको नाम दिया ए बी और सी, अब इसके सामने वाली भुजा को, ए के सामने वाली भुजा को ए नाम, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली भुजा को मैंने दी सी नाम दिया। तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका है कि जो भी एंगल निकालना हो, कोस बी निकालना है हमें, तो कोस बी बराबर क्या होगा, आसपास की दोनों भुजाओं के वर्गों के योग को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, और सामने वाली भुजा के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन क्या कर देंगे, आसपास की दोनों भुजाओं का गुणनफल, 2 गुणा आसपास की दोनों भुजाओं का गुणनफल। इसी प्रकार यदि मैं cos ए के लिए लिखूं, cos ए, तो बराबर क्या होगा दोस्तों, आसपास की दोनों भुजाओं के वर्गों के योग को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक, और माइनस कर दूंगा सामने वाली भुजा के स्क्वायर को, अपॉन 2, और दोनों आसपास की भुजाएं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। इसी प्रकार मैं किसको लिख सकता हूँ, cos सी को भी लिख सकता हूँ। cos सी बराबर दोस्तों क्या होगा, आसपास की दोनों भुजाएं के स्क्वायर को ऐड कर दूंगा, और सामने वाली भुजा को के स्क्वायर को मैं माइनस कर दूं, अपॉन कितना आ जाएगा, दोनों आसपास की भुजाओं का गुणनफल। उम्मीद है दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि क्या हमने अभी देखा कि हमारे पास यदि 3 भुजाएं पता हो तो उनसे हम एंगल निकाल सकते हैं। क्या हमें 3 एंगल पता हो तो क्या हम उससे भुजा निकाल सकते हैं? यदि कोई भी मैथ में चीज फिक्स हो जाएगी तो उसे हम निकाल पाएंगे। देखते हैं इसके लिए। यदि मैं एक समबाहु त्रिभुज लूं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यदि मैं इसको 60 क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं दोस्तों, 60, और तीनों भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, बराबर। यदि मैं इसको नाम ले दिया 6, ठीक है। तो लेकिन समबाहु त्रिभुज तो मैं इतना बड़ा भी बना सकता हूं दोस्तों, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। इसका एंगल भी कितना है दोस्तों, 60, 60 और 60। एंगल तो मैंने अभी भी बराबर लिए, यहाँ पे भी मैंने 60 डिग्री लिए, यहाँ पे भी 60 डिग्री, लेकिन इस बार मैंने मान लिया कि इस भुजा की लंबाई कितनी है, 10। क्यों, समबाहु त्रिभुज तो कितना भी बड़ा बन सकता है। तो क्या एंगल फिक्स होने पे भुजा फिक्स हो पा रही है? यदि भुजा फिक्स नहीं हो पा रही है एंगल फिक्स होने पे, तो हम उसे फाइंड नहीं कर सकते दोस्तों। यदि हमारे पास एक भुजा हो, इसको हम फिक्स कर दें कि ये 6 ही रहेगी, कि ये भुजा 6 ही रहेगी, और इसमें 2 एंगल फिक्स कर दें कि एक 60 रहेगा और दूसरा भी 60 रहेगा, तो श्योर है कि इन दोनों भुजाओं का योग भी कितना होगा, दोनों भुजाएं भी कितनी होंगी दोस्तों, 6 होंगी, और ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री होगा। तब तो फिक्स हो जाएगा। यदि हमने इस भुजा को और 2 एंगल को फिक्स कर लिया तो ये ही ट्राइंगल बनेगा। यदि हमने 2 भुजाएं फिक्स कर ली और एक एंगल फिक्स कर लिया, मैंने कह दिया ये भुजा 6 है और ये 6 है, और ये इनके बीच का एंगल कितना दोस्तों, 60 डिग्री, तो ये श्योर है कि ये तीसरी भुजा भी कितनी आएगी दोस्तों, 6 ही आएगी, और इनके बीच में भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक भुजा और 2 एंगल पता हो तो हम उससे दूसरी भुजा निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास 2 भुजाएं पता हो और एक एंगल पता हो तो हम दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। इसके लिए कौन सा नियम यूज करते हैं, साइन रूल। तो साइन रूल के लिए हम देखते हैं कि हम एक ट्राइंगल लें, ए बी और सी। ट्राइंगल लिया हमने ए बी और सी, ठीक है दोस्तों। जब भी साइन थीटा और कोस थीटा दिया हो तो हमें पहला काम क्या करना है, इसको 90 एंगल ट्राइंगल बनाना है, और 90 एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से एक एल्टीट्यूड खींचेंगे भुजा बीसी पर, जिसको नाम दे दिया हमने डी। तो ये ए डी एल्टीट्यूड है किस पे दोस्तों, भुजा बीसी पे, ठीक है दोस्तों। ए डी हमने एल्टीट्यूड लिया है भुजा बीसी पर, ठीक है दोस्तों। यदि मैं इसका नाम दे दूं, माना कि इसकी लंबाई h है, हमने मान लिया कि इसकी लंबाई की क्या है दोस्तों, h है। यदि मैं इसके लिए साइन की वैल्यू रखूं तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कोस थीटा ना वो बराबर होता है किसके, आधार अपॉन करण के।
ठीक है दोस्तों। और साइन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे करण के। और आगे देखेंगे हम टेन थीटा बराबर किसके होता है? लंब अपॉन आधार। ठीक है दोस्तों। और बाकी जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तब इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी के लिए यदि आपको नहीं पता तो याद रख लो कि साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन करण। ठीक है दोस्तों। अब यदि मैं ए के सामने वाली भुजा को ए नाम दे दूं और बी के सामने वाली भुजा को बी नाम दे दूं और सी के सामने वाली भुजा को मैं मान लूं कि कितनी है? सी है दोस्तों। तो इस ट्राइंगल में देखेंगे ए डी बी में यदि मैं एंगल बी फाइंड करूं, क्या ए डी बी में जब एंगल बी फाइंड करूं तो एंगल बी के लिए मैं साइन बी क्या लिख सकता हूं दोस्तों? साइन बी, इधर लिखते हैं साइन बी। साइन बी बराबर क्या होगा? लंब। और लंब क्या होता है? जिसके साथ थीटा लगा होता है ना उसके सामने वाली भुजाओं को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। जो कितना है हमारे पास? एच है। ठीक है दोस्तों। और इसका करण क्या होगा? 90 एंगल ट्राइंगल, 90 एंगल होता है ना उसके सामने वाली भुजाओं को हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। जो कितना है हमारे पास? सी। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, इस सी को इस साइड में ले जाएंगे तो एच बराबर दोस्तों क्या रह जाएगा? सी इंटू साइन बी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। इसी प्रकार मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं ए डी और सी में, मैं यदि एंगल सी के लिए साइन बी साइन सी लिखूं तो दोस्तों साइन सी बराबर क्या आ जाएगा? इसके लिए लंब क्या होगा? वही एच होगा। और इसके लिए करण क्या होगा? 90 एंगल ट्रायंगल के 90 एंगल कोण के सामने वाले भुजाओं को हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। तो ये इसका करण हो गया। तो क्या लिखेंगे? एच अपॉन बी। तो इस एच बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी को उस साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? बी इंटू साइन सी। ठीक है, ये भी एच की वैल्यू है और ये भी एच की वैल्यू है दोस्तों। तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? सी बी साइन सी। ये वाले मान किसके बराबर होगा दोस्तों? इस वाले मान के बराबर होगा, सी साइन बी। तो दोस्तों अब यदि मैं इस साइन बी को इसके नीचे भेज दूं और इस साइन सी को इसके नीचे भेज दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि बी अपॉन इसके नीचे साइन बी लेके आऊंगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? साइन बी बराबर क्या हो जाएगा? सी अपॉन साइन सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। हमने सबसे पहले क्या किया? हमने एक एल्टीट्यूड खींचा जो भुजा बी सी पे कहाँ पे? डी पे मिल रहा था। हमने उसकी लंबाई को एच माना। ठीक है, तीनों भुजाएं ए और बी सी में देखा तो हमने साइन बी बराबर लिखा तो क्या लिखा? लंब अपॉन करण। और इसी प्रकार हमने साइन सी बराबर लिखा, क्या आएगा? लंब अपॉन करण। दोनों ही एच की वैल्यू है तो हमने इन दोनों को क्या लिख दिया? बराबर लिख दिया। फिर इस वाली संख्या साइन बी को बी के नीचे लेके आ गए और साइन सी को सी के नीचे लेके चले गए। तो हमारे पास क्या आया? बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। ठीक है दोस्तों, यदि मैं एक दूसरा ट्रायंगल लूं जिसका नाम ए बी और सी है, इस बार मैं एल्टीट्यूड खींचूं वो पॉइंट बी से खींचूं। कहां से खींचूं? पॉइंट बी से मैं एक एल्टीट्यूड खींचूं दोस्तों जो इसके ई पर मिल रहा है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? एच है। ए के सामने वाली भुजा की लंबाई ए और बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी। जैसे हमने पिछले वाले में लिखा था उसी तरह इसमें लिखेंगे साइन ए के लिए। साइन ए के लिए और साइन ए के लिए लिखेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? इसके सामने वाली भुजा इसकी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसमें ये सामने वाला भुजा क्या हो जाएगी? इसकी लंब। और 90 एंगल के सामने वाले क्या हो जाएगा? करण। तो ये क्या हो जाएगा? करण। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? एच अपॉन सी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल में देखूं किसके लिए? साइन सी के लिए। तो साइन सी बराबर किसके होगा दोस्तों?
लंब क्या है इसके लिए h, और इसके लिए करण क्या होगा 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी करण, जो क्या है a है। तो क्या आ जाएगी h अपॉन a। इधर लिखूं मैं, यदि इस c को इस साइड में लेके चला जाऊं तो क्या आ जाएगा दोस्तों c क्रॉस साइन a। इस a को उस साइड में लेके जाऊं दोस्तों क्या आ जाएगा h बराबर a साइन c। दोस्तों उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आगे देखते हैं, यदि इन दोनों को मैं बराबर लिख दूं, क्योंकि ये भी h की वैल्यू है और ये भी h की वैल्यू है, तो दोनों क्या हो जाएंगी आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या लिख सकता हूँ a बराबर a क्रॉस साइन c बराबर होगा किसके c क्रॉस c गुणा साइन a। इस साइन a को इसके नीचे लेके चल जाऊंगा और c के नीचे किसको लेके चले जाएंगे दोस्तों साइन c को। तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों a अपॉन साइन a बराबर c अपॉन साइन c। ठीक है दोस्तों, पिछले वाले में हमने क्या देखा था कि b अपॉन साइन b बराबर है किसके c अपॉन साइन c के, और इस वाले में हमने क्या देखा कि c अपॉन साइन c बराबर है a अपॉन साइन a के। तो उधर ये c अपॉन साइन c किसके बराबर था दोस्तों b अपॉन साइन b के। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इसको एक साथ लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि a अपॉन साइन a बराबर होगा किसके b अपॉन साइन b, और बराबर क्या होगा c अपॉन साइन c। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अभी यदि मैं इनका इसके बराबर में मान लूं कि एक वैल्यू है जिसे मैं क्या मान लूं कांस्टेंट है, क्या है ये कांस्टेंट है, तो इधर a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या मैं लिख सकता हूं k गुणा साइन a। ठीक है दोस्तों, a बराबर क्या लिख सकता हूं k साइन a, और b बराबर क्या लिख सकता हूं दोस्तों k गुणा साइन b, और c बराबर कितना लिख सकता हूं दोस्तों, ये साइन c इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना आ जाएगा k गुणा साइन c। ये k इसके भी बराबर होगा, तो ये a है साइन a उस साइड में जाएगा तो k के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसी प्रकार b अपॉन साइन b भी किसके बराबर है दोस्तों k के बराबर है, तो ये भी साइन b उस साइड चल जाएगा तो क्या आ जाएगा k क्रॉस साइन b आ जाएगा। इसी प्रकार ये c अपॉन साइन c किसके बराबर है दोस्तों k के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा c k क्रॉस साइन c। यदि मैं a b और c का रेशियो निकालना चाहूँ तो क्या आ सकता है दोस्तों, a b और c का रेशियो निकालूं तो क्या होगा, एक k सभी में कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो इसका रेशियो क्या आएगा दोस्तों साइन a रेशियो साइन b रेशियो साइन c। तो तीनों भुजाओं का यदि एंगल में रेशियो पूछा जाए तो क्या होता है दोस्तों a रेशियो b रेशियो c क्या होता है साइन a रेशियो साइन b रेशियो साइन c। दोस्तों उम्मीद है इतनी चीजें आपने अच्छे से सीखी होंगी। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हमने ट्राइंगल की परिभाषा से शुरू की थी, उसके बाद हमने पढ़ा था कि तीनों भुजाओं में रिलेशन क्या होता है, त्रिभुज की दो भुजाओं के डिफरेंस वो तीसरी भुजा से कम, और दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। हमने ये पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री। उसके बाद में हमने पढ़ा कि यदि हमारे पास तीनों भुजाएं पता हो तो हम एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल क्या होता है, जो भी हमें एंगल निकालना हो कोस बी, जिस भी एंगल को निकाला उसके आसपास की दोनों भुजाओं के वर्गों के योग को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे सामने वाले भुजा के वर्ग के योग को, अपॉन 2 गुणा आसपास की दोनों भुजाओं का गुणनफल। उसके बाद में यदि हमारे पास एक भुजा दी हो और 2 एंगल दिया हो तो हम दूसरी भुजा निकाल सकते हैं। हमारे पास 2 एंगल दिया हो और एक भुजा दिया हो तो हम दूसरी भुजा निकाल सकते हैं, और ये किससे निकाल सकते हैं हम साइन रूल से निकाल सकते हैं।
साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए बराबर होता है बी अपॉन साइन बी बराबर होता है दोस्तों सी अपॉन साइन सी। ए और बी का रेशियो दोस्तों क्या होता है, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। अब तक हमने इतनी चीजें पढ़ी है। ठीक है दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल हो, जैसे ट्राइंगल है ए और बी और सी। ठीक है दोस्तों, अब एक होता है एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। दोस्तों एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, दोस्तों एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जिस भी पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर खींचा जाता है वो उस एंगल को क्या कर देता है, दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। यदि ये पूरा एंगल ए था तो ये हाफ कितना हो जाएगा दोस्तों, ए बाई टू, और ये हाफ कितना होगा, ए बाई टू। ठीक है दोस्तों, तो एंगल बाइसेक्टर का जब भी हम यूज करेंगे तो क्या करेगा, वो जिस भी पॉइंट से डाला जाएगा उस पॉइंट को क्या कर देगा दोस्तों, दो बराबर भागों में बांट देगा। और एंगल बाइसेक्टर को हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे नियम और थ्योरम है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है जिस भी एंगल से डाला जाता है उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं आंतरिक कोण और बाह्य कोण, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम क्या होती है, यदि मैं एक ट्राइंगल लूं ए, इसको नाम दूं ए बी और सी। अब यदि मैं इसको एक्सटेंड करूं, बीसी को एक्सटेंड करूं कहां तक दोस्तों, डी तक। बीसी को मैं एक्सटेंड करूं दोस्तों कहां तक, डी तक, तो एक बाहर की तरफ एक एंगल बन रहा है, इसे क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल या बाह्य एंगल कहते हैं, जो हम पहले देख चुके हैं। अब ये क्या कहता है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का एंगल बाइसेक्टर। यदि मैं इसका एंगल बाइसेक्टर खींचूं पॉइंट बी का, पॉइंट बी से एक एंगल बाइसेक्टर खींचूं, ठीक है, तो इसको किस में, दो बराबर भागों में विभाजित करें। इसी प्रकार यदि मैं इस बाह्य एंगल ACD का, इस बाह्य एंगल ACD का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचूं, तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, ई नाम दे सकता हूं दोस्तों। जहां पे दोनों मिल रहे हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया दोस्तों, ई नाम दे दिया। यदि हम देखें इस वाले ट्राइंगल में, देखते हैं किसमें, ए बी सी और डी। यदि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल दोस्तों कितना है, सी है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा दोस्तों, ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, जो हमने देखा था पहले। किसके बराबर होगा, ए प्लस सी के। त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग त्रिभुज के तीसरे एंगल के बाह्य एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। और ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है, ये इसको किस दो भागों में विभाजित करेगा। यदि ये पूरा ए प्लस बी है तो ये इस इतना इतना कितना हो जाएगा दोस्तों, इतना क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ए प्लस बी का, और ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का हाफ हो जाएगा। आधा इधर रह गया और आधा इधर रह गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बी था तो ये कितना हो जाएगा, बी बाई टू, और दोस्तों ये कितना हो जाएगा, बी बाई टू। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम देखें इस वाले ट्राइंगल में, देखें कौन से वाले में, इस वाले ट्राइंगल में देखें BEC, BEC ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में देखें BEC में, तो ये क्या है, दो आंतरिक एंगल। यदि मैं मानूं कि ये एंगल कितना है, E है, तो ये भी दो आंतरिक एंगल हैं E और B प्लस टू। ये किसके बराबर होंगे, इस बाह्य एंगल के बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये किसके होंगे, इस बाह्य एंगल के बराबर होंगे। तो एंगल B अपॉन टू प्लस एंगल E बराबर होगा दोस्तों किसके, बराबर होगा किसके, इस बाह्य एंगल के, जो कितना है हमारे पास, a प्लस बी का हाफ है। क्या लिखेंगे, a प्लस बी का अपॉन टू।
इधर मैं लिखूँ एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल ई बराबर दोस्तों, यहाँ पे दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, b/2 दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है। तो एंगल ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a/2। तो कहने का मतलब ये है कि एक त्रिभुज में यदि मैं एक आंतरिक कोण समद्विभाजक खींचूं और एक बाह्य कोण समद्विभाजक खींचूं, तो वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं और जिस पॉइंट पे जो एंगल बनाते हैं उस एंगल का मान त्रिभुज के शीर्ष एंगल के हाफ के बराबर होता है। कहने का मतलब यही है कि ये वाला एंगल हमेशा किसके, इसके हाफ के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो एंगल ई बराबर क्या आएगा दोस्तों, एंगल a/2 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कोण समद्विभाजक और शीर्ष लंब थ्योरम। कि हमारे पास एक एंगल बाइसेक्टर हो और एक एल्टीट्यूड हो, तो उसके बीच बनने वाला कोण क्या होता है सॉरी, उसको देखते हैं। यदि मैं एक ट्राइंगल लूं इस तरह से, इसको नाम दे दूं ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, इसको नाम दे दिया हमने क्या, ए बी और सी। देखने से भी हमें लग रही कि भुजा ऐसी क्या है, थोड़ी बड़ी है, तो इसके सामने वाला एंगल भी दोस्तों क्या होगा, बड़ा होगा। हमने एंगल ए को क्या लिया है दोस्तों, बड़ा लिया है। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं इसमें क्या है, एक एल्टीट्यूड खींचना है, तो एल्टीट्यूड हमेशा किस पे आए, किसकी तरफ आएगा, बड़े वाले एंगल की तरफ आएगा दोस्तों। तो इधर पॉइंट ए से मैं एक एल्टीट्यूड खींचूं भुजा बी सी पे, तो वह कहाँ तक मिलेगा, डी पर। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमें कह रहा है कि हमें एक क्या खींचना है, एक एंगल बाइसेक्टर खींचना है। यदि मैं पॉइंट ए से एक एंगल बाइसेक्टर खींचूं जो माना भुजा बी सी पर कहाँ मिल रहा है, ई पर मिल रहा है, ये क्या है दोस्तों, एक एंगल बाइसेक्टर है। क्या दोस्तों, एक एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इतना इतना एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हाफ। यदि पूरा एंगल ए था तो ये इतना वाला कितना हो जाएगा, a/2, और जो इतना एंगल है ये वाला, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, a/2। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला एंगल देखें, इधर वाले में देखें, ट्राइंगल किसमें, ट्राइंगल ए डी बी में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। उसमें से एक 90 हो गया, तो दो का योग कितना बचा, 90 बचा, जिसमें से इस एंगल को मैं बी मानूं, इस एंगल को सी, तो एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी किसके बराबर होगा दोस्तों, 90 के बराबर बच जाएगा, क्योंकि एक तो पहले से 90 है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90। तो एंगल बी ए डी किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस बी। तो ये इतना एंगल कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 माइनस बी। दोस्तों हमें एंगल कौन सा निकालना है, दोस्तों हमें एंगल निकालना है ये बीच वाला। तो इसको इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये पूरे को देखिए, बी ए ई एंगल, जो ये वाला एंगल है ये कितना है, ए है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर से बना था, तो कितना हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर a/2 रह गया था, इधर a/2 रह गया था। तो हमारे पास इस पूरे में से मैं यदि इतना माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इतना माइनस कर दूंगा तो ये इतना वाला बच जाएगा जो हमें चाहिए, ये वाला एंगल। हमें एंगल कौन सा चाहिए दोस्तों, डी ए ई। और डी ए ई कब आएगा दोस्तों, इस पूरे एंगल बी ए ई से मैं माइनस करूंगा किसको, बी ए डी को, तब मेरे पास क्या बच जाएगा, डी ए ई बच जाएगा। अब बी ए ई दोस्तों कितना है, a/2, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर से मिला बना हुआ एंगल है, तो कितना होगा a/2 माइनस बी ए डी हमने कितना निकाला है, 90 माइनस बी।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ रही। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री। यदि मैं इसको दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दूं तो इधर क्या आ जाएगा a/2 प्लस b/2 प्लस दोस्तों क्या आ जाएगा c/2, जो बराबर हो जाएगा दोस्तों किसके 90। ठीक है दोस्तों, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 किसके बराबर होगा 90 के। इस 90 की जगह मैं ये वैल्यू इस 90 की वैल्यू रख सकता हूं। तो दोस्तों इधर देखें तो मैं इसे DAE बराबर लिख सकता हूं 90 कितना a/2 माइनस इस 90 की जगह क्या लिख दूंगा दोस्तों a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, क्या लिख दूंगा b/2 प्लस c/2 और माइनस में क्या आ जाएगा ये b आ जाएगा, क्या आ जाएगा -b। ठीक है दोस्तों, तो इधर लिखूं मैं DAE। दोस्तों DAE बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को मैं क्या ले जाऊंगा अंदर लेके चलाऊंगा तो क्या आ जाएगा a/2 माइनस a/2 माइनस, इधर देखिए इधर क्या है माइनस का b है और इधर क्या है प्लस का हाफ है। माइनस का 1 और प्लस का हाफ करेंगे को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का हाफ, और माइनस का हाफ बाहर आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का b/2। ठीक है दोस्तों, और कितना बच गया हमारे पास ये c/2 प्लस का बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो एंगल DAE दोस्तों क्या हो जाएगा a/2 से a/2 कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा b माइनस c और 2 को क्या ले लेंगे एलसीएम में। तो एक शीर्ष लंब और एक एंगल बाइसेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल त्रिभुज के दो जो भी शेष एंगल बचे हुए हैं उनके डिफरेंस का हाफ होता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा ये वाला एंगल किसके बराबर होगा इन दोनों एंगल के हाफ के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे DAE यदि हमें निकालना हो तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं एंगल B को में से एंगल C को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इस पे आधारित हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, मतलब ऐसी कोई शिफ्ट नहीं रहेगी जिस पे इस पे क्वेश्चन नहीं आया हो। ठीक है दोस्तों, अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर कितना दे रखा है 70 डिग्री और एंगल C बराबर कितना देख रहा है दोस्तों 30 डिग्री। AD भुजा BC पर लंब है, जो भुजा BC को बिंदु D पर मिलती है भुजा AE BAC का आंतरिक कोण संधिभाजक है, तो DEA का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम एक ट्राइंगल लें, यदि मैं एक ट्राइंगल लूं ABC में दिया क्या गया है दोस्तों ट्राइंगल दिया हुआ है कौन सा ABC। दूसरी चीज इसमें क्या करनी है एंगल B हमारे पास कितना है 70 डिग्री और एंगल C हमारे पास दोस्तों कितना है 30 डिग्री। आगे हमें क्या बोल रहा है कि AD भुजा BC पर लंब है। AD भुजा थोड़ा सा बड़ा बना लें इसको, AD भुजा BC पर लंब है। ठीक है, भुजा AE BAC का कोण समद्विभाजक है। एक हमने खींच लिया एंगल बाइसेक्टर जो क्या है AE है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है एक एंगल बाइसेक्टर है, हमें फाइंड करना है एंगल DEA। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने देखा था कि एंगल एक शीर्ष लंब और एक एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं हम एंगल दो जो भी शेष एंगल बच गए उनके डिफरेंस का हाफ कर देते हैं। क्या आता है एंगल B माइनस एंगल C अपॉन क्या आता है दोस्तों 2 आता है। ठीक है दोस्तों, अब एंगल B का मान कितना है 70 डिग्री,
सी का मान है 30 डिग्री, डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 40/2, और 40/2 कितना होता है दोस्तों 20। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें मान किसका पूछा हुआ है, डी ई ए, इस वाले एंगल का मान पूछा हुआ है। तो जल्दबाजी में इसको ए मार्क मत करके आ जाना, ए यदि आपने मार्क किया तो आपके माइनस में मार्क्स कट जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एंगल हमारे पास यदि 20 है, ये 90 है, तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, 90 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 70। तो ये पास ये एंगल हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 70 डिग्री। तो एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान रखें कि जल्दबाजी में आप ये वाला एंगल ना टिक करके आ जाए, देखें यहाँ पे कौन सा एंगल पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। दोस्तों हमने अब तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार उनको सभी को रिवाइज करते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा है कि त्रिभुज की परिभाषा से हमने स्टार्ट की थी। त्रिभुज की परिभाषा होती है कि त्रिभुज की 3 भुजाओं से मिलकर समतल पर बने हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। सेकेंड चीज हमने पढ़ी कि यदि इन 3 भुजाओं में रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का डिफरेंस सदैव तीसरी भुजा से कम और 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। फिर हमने पढ़े कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक एंगल वो कितने होते हैं, का सम कितना होता है 180 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का या एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री। उसके बाद हमने देखा कि यदि हमारे पास कोई भी 3 भुजाएं दिया हो, क्या उससे हमें एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे हमें एंगल फाइंड करने के लिए किसका उपयोग करना पड़ता है, कोसाइन रूल का। और कोसाइन रूल क्या होता है कि जो भी एंगल हमें फाइंड करना है उसको कोस की फॉर्म में लिखेंगे और बराबर लिखेंगे हम आसपास की दोनों भुजाओं के वर्गों के योग को ऐड करेंगे और सामने वाले भुजा के वर्ग के योग को माइनस करेंगे, अपोन में क्या लिखेंगे, आसपास 2 गुणा आसपास की भुजाएं। उसके बाद में हमने देखा कि यदि हमारे पास कोई भी 2 एंगल हो, एक भुजा हो, तो हम उससे दूसरी भुजा निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास 2 भुजा हो तो हम उससे क्या है, दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। 2 भुजा और एक एंगल हो तो हम उससे दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। वो किसकी सहायता से निकालते हैं, साइन रूल से। और साइन रूल दोस्तों क्या होता है कि a/sin a बराबर होता है b/sin b बराबर होता है c/sin c के। दोस्तों उसके बाद में हमने पढ़ा कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर है, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक बाह्य एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं और जहाँ पे जो एंगल बनाते हैं दोनों मिलने पर, वो एंगल बराबर होता है त्रिभुज के शीर्ष एंगल के हाफ के बराबर। उसके बाद में नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी दोस्तों कि एक ट्रायंगल में यदि एक एल्टीट्यूड खींचा जाए और एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, किससे, सेम पॉइंट से, दोनों यदि सेम पॉइंट से खींचे जाए तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, तो वो एंगल होगा त्रिभुज के जो 2 बाकी एंगल हैं या शेष एंगल हैं उनके डिफरेंस का हाफ के बराबर। ठीक है दोस्तों, हमने अब तक इतनी चीज़ें पढ़ी हैं और उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हैं। अभी पढ़ते हैं सर्वांग समता ऑफ ए ट्रायंगल। ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट है तो ये हमें इसको एक बार शॉर्ट रूप में पढ़ लेंगे। ठीक है, इस पे आधारित ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला है अपना साइड रूल। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यदि मेरे पास कोई भी 3 भुजाएं हो, अलग अलग माप की कोई भी 3 भुजाएं हो, हमारे पास 3 अलग अलग माप की यदि हमारे पास स्केल्स हैं, तो उन स्केल को हम मिला के देखेंगे, इसे बनाएंगे घर पे भी, तो उनके बीच का एंगल हमेशा फिक्स रहेगा और वो एक जैसा ही ट्रायंगल बनेगा। 3 भुजाओं की यदि लंबाई हमारे पास है ना, सेम लंबाई से हम दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, सेम ही आएगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि मैंने एक ट्रायंगल लिया जिसको नाम दिया ए, बी और सी। इसकी एक भुजा मैंने मानी 5, एक भुजा 7 और 10। मैंने मान लिया इन दोनों के बीच का एंगल कितना दोस्तों, 60। इसके सामने का कितना है, 40, और ये कितना, 80। हमने ये माना है, जरूरी नहीं कि ये ही हो एंगल, लेकिन हमने ये माना है। यदि मैं दूसरा ट्रायंगल बनाना चाहूँ इससे, मेरे पास भुजाएं यही रहेंगी 7, 5 और 10।
यदि मैं पहले 7 बना लूँ, इसके बाद में मैं इन दोनों लाइन को ऐसे खड़ा करूँ, फिर ऊपर से मिलाऊंगा, एक मैंने 5 ले ली और एक 10 ले ली। ठीक है दोस्तों, मैंने एक भुजा पहले 7 ली, उस पर एक 5 और 10 की जो आप दो स्केल लेना चाहिए उनको ऐसे मिलाना, इनके बीच में जो एंगल्स बनेगा, जो इनके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो क्या होगा, सेम होगा। इधर 5 और 10 के बीच में कितना एंगल बना हुआ है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा दोस्तों, 60 डिग्री ही बनेगा। और इन 10 और 7 के बीच में यहाँ पे कितना है, 40, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 40, और यहाँ पे कितना बन जाएगा दोस्तों, 80। कोई भी चेंज नहीं आएगा। सर्वांग समता का मतलब ही यही होता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ हो उसकी एग्जैक्ट फोटोकॉपी हो, मतलब एग्जैक्ट कॉपी या एग्जैक्ट कार्बन कॉपी हो। यदि हम A4 साइज पेपर पे यदि हम एक ट्राइंगल बनाएं और उसकी A4 साइज पे ही हम प्रिंटर से एक प्रिंट आउट बाहर निकालें, तो वो एक क्या होंगे, एक सर्वांग त्रिभुज। सर्वांग त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं, उसकी सारी चीज़ें बराबर होती है, उसकी भुजाएं भी बराबर होती है, उसका एंगल भी बराबर होता है, उसका एल्टीट्यूड भी बराबर, सारी चीज़ें उसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसका एरिया भी बराबर होता है। तो सर्वांग सम का पहला नियम क्या है अपना, जब भी हमारे पास तीनों साइड बराबर होंगी या तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वो क्या होगा दोस्तों, एक सर्वांग सम त्रिभुज होगा। जैसे मैं ट्राइंगल लूँ, इसको नाम दूँ ABC, और दूसरा ट्राइंगल लूँ दोस्तों मैं DEF। क्या ट्राइंगल लूँ, DE और F दोस्तों। यदि मैंने कहा कि भुजा AB है वो बराबर है किसके, DE के, AB भुजा हमने ली किसके, DE के बराबर, और AC भुजा हमने ले ली किसके बराबर, DF के बराबर। ठीक है दोस्त, और भुजा BC हमने ले ली किसके, EF के बराबर। माना कि तीनों भुजाएं भुजा AB जो मान में किसके बराबर है, DE के, और भुजा AC मान में किसके बराबर है, DF के, और BC भुजा किसके वैल्यू में किसके बराबर है, EF के। तो हम ये क्या होंगे, एक सर्वांग सम त्रिभुज होंगे, और सर्वांग समता का निशान होता है ये। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होता है दोस्तों, यदि मैं AB भुजा को पहले लिख रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल को लिख लिया मैंने ABC, तो सर्वांग समता लिखूंगा कैसे, जिस भुजा के बराबर जो भुजा है पहले उसी को लिखूंगा। AB के बराबर भुजा दोस्तों कौन सी है दोस्तों, DE है। ठीक है दोस्तों, और उसके कौन सी बच गई हमारे पास, DE के लिखने के बाद हमारे पास क्या बच गया, F बच गया दोस्तों। तो ABC सर्वांग सम है DEF के। यहां से हम देख भी सकते हैं कि जो ये एंगल होगा, एंगल A होगा वो किसके बराबर होगा, D के, B बराबर होगा किसके, E के, और C बराबर होगा F के। यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, एंगल A होगा वो बराबर होगा किसके, D के, एंगल B बराबर होगा दोस्तों किसके, एंगल E के, और एंगल C बराबर होगा दोस्तों एंगल F के। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल दोस्तों इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल दोस्तों इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड नियम है हमारा SAS, साइड एंगल साइड। क्या दोस्तों, साइड एंगल साइड। हमारे पास यदि एक भुजा दी हो और एक दूसरी भुजा दी हो, उसके बीच का एक एंगल हो, हमारे पास तीन चीजें फिक्स हैं कि हमारे पास एक भुजा है और एक दूसरी भुजा है और एक बीच का एंगल हो। तो आप कैसे भी इसको बना लेना, ये भुजा कोई भी ट्रायंगल बनाओगा तो क्या आएगा, इसमें सेम ही आएगी। यदि मैं इधर 5 और 7 और ये 10 ले रखा है, जैसे मैंने मान लिया कि 5, 7 और 10 है, तो दूसरा ट्रायंगल में भी यदि 5, 7 और ये 20 का एंगल सेम बनाओगे तो वो भी भुजाएं कितनी आएगी दोस्तों, 10 ही आएगी। तो इसका मतलब यदि दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल बराबर हो तो हम उससे क्या होता है, एग्जिट ही ट्रायंगल बना पाएंगे। एग्जिट ट्रायंगल बना पाएंगे तो वो क्या होंगे, एक सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। जैसे मैं लेता हूँ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल लेता हूँ क्या, कौन सा, ABC। दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ मैं DEF, क्या लेता हूँ दोस्तों, DE और F। ठीक है दोस्तों, अब मैं यदि मानूं कि AB भुजा वो बराबर है किसके, DE के। AB भुजा हमने लिया है किसके,
ए बी भुजा हमने लिया है कि डी ई के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। ए बी भुजा डी ई के बराबर दिया हुआ है, और बी सी भुजा किसके बराबर दिया हुआ है, ई एफ के। और बी सी भुजा बराबर दिया हुआ है हमें किसके, ई एफ के। और जो एंगल बी है ये किसके बराबर दिया हुआ है, एंगल ई के। यदि हमें दिया हुआ है एंगल बी बराबर है दिया हुआ है एंगल ई के, तो ये क्या होगा, एक सर्वांगसम त्रिभुज होगा। क्या होगा दोस्तों, एक सर्वांगसम त्रिभुज होगा। इसको लिखेंगे कैसे, जैसे हमने इस वाले क्या होंगे दोनों सर्वांगसम त्रिभुज। लिखने का तरीका क्या होगा, ए बी सी। यदि मैं ए बी सी लिख रहा हूं तो सर्वांग समता में क्या लिखूंगा, ए बी के बराबर जो भुजा दी हुई है, ए बी के बराबर जो कौन सी भुजा ली थी हमने, डी ई दिया हुआ है, तो डी ई लिख देंगे और आगे जो बच गया वो लिख देंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए है वो डी के बराबर होगा, एंगल बी है वो ई के बराबर है, और एंगल सी किसके बराबर है, एफ के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा, डी के, और एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ई के, और एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एफ के। एंगल बी बराबर हमें क्या, ई दे भी रखा है। ठीक है दोस्तों, तो दो कंडीशन हो चुकी हैं। यदि तीनों भुजाएं हमारे पास सेम हो तो उससे बनने वाला ट्रायंगल भी क्या होगा, सेम ही होगा, एग्जैक्ट फोटोकॉपी होगी। दूसरी एग्जैक्ट फोटोकॉपी तब बना सकते हैं जब हमारे पास एक भुजा होगा, एक एंगल होगा और एक भुजा होगी। दो भुजाओं के बीच का एंगल बराबर हो और दो भुजाएं बराबर हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सर्वांगसम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा होता है यदि हमारे पास दो एंगल बराबर हो और एक साइड बराबर हो। जैसे मैंने एक लाइन ले ली है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी भी मान लें, यदि मैं इस पे एक आपको कह दूं कि एक 60 डिग्री का एंगल बना लीजिए, एक 50 डिग्री का एंगल बना लीजिए, और फिर आपको एक ट्रायंगल बनाना हो, आपको एक लाइन पे लेके एक 60 डिग्री का और एक 50 डिग्री का एंगल लेना है, तो आप उस पर जो भी आप बनाओगे तभी भी, तो वो दोनों लाइन जब भी आपस में मैच करेंगे तो वो एग्जिट ही लाइन होगी, इतनी ही लंबाई की लाइन होगी। तो घर पे बना के देख लेना चाहिए स्केल की सहायता से, एग्जिट ही चीज़ें आएंगी। तो यदि हमारे पास ट्रायंगल दिया हो, क्या कौन सा, ए बी सी, दूसरा दिया हुआ हमारे पास ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है दोस्तों। यदि हमारे पास बी सी भुजा में क्या दे रखी है दोस्तों, बराबर, और एंगल हमें बराबर दे रखा है, एंगल बी है वो ई के बराबर है, और एंगल सी दोस्तों हमें दे रखा है एफ के बराबर। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसको देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है, बी सी बराबर दे रखा है दोस्तों किसके, ई एफ के, और एंगल बी बराबर दे रखा है दोस्तों ई के, और एंगल सी बराबर दे रखा है एंगल एफ के। तो भी एक बनने वाला ट्रायंगल कैसा होगा, एक सर्वांगसम त्रिभुज होगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसको लिखेंगे कैसे, ए बी सी, यदि हम लिखें, ठीक है दोस्तों, ए बी सी लिखें तो यहाँ एंगल बी किसके बराबर है, ई के, तो ई हमने यहाँ पे लिख दिया। एंगल सी किसके बराबर है, एफ के, तो हमने एफ लिख दिया। और ये दोनों एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल किसके, इसके बराबर हो जाएगा, तो क्या जाएगा, ए ई एफ। उम्मीद है दोस्तों इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने तीन देख लिया। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, यदि मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल लूँ, कौन सा, ए बी और सी, ठीक है दोस्तों। दूसरा ट्रायंगल लूँ मैं, डी ई एफ, दोनों क्या है, 90 एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों अब इनमें देखेंगे, इसको क्या कहते हैं हम, कर्ण। यदि एक कर्ण बराबर है, यदि कोई भी ट्रायंगल, जैसे ये एसी भुजा किसके बराबर दी हुई है हमें, ई एफ डी एफ के बराबर दी हुई है, डी एफ के बराबर दी हुई है, और इन दोनों में से कोई भी एक भुजा, इन दोनों में से कोई भी एक भुजा यदि बराबर है तो भी हम क्या बनाएंगे, एक सर्वांगसम त्रिभुज ही बनाएंगे। इसे बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस
और साइड। यदि हमारे पास एक करण बराबर हो दोनों ट्राइंगल्स का और दोनों में से एक भुजा बराबर हो तो ऑटोमेटिक तीसरी भुजा तो ऑटोमेटिक बराबर ही हो जाएगी, तो राइट एंगल है। तो हमने सर्वांग समता के लिए कितने नियम देखे? 4। पहला तो था साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। दूसरा था साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तीसरा था एस नहीं ए एंगल एंगल और भुजा। चौथा हमने देखा कौन सा? राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। ठीक है, हमने क्या देखा? 4। एक चीज पढ़ते हैं हम, समरूपता। कि समरूपता क्या होती है? सर्वांग समता तो एग्जैक्ट फोटोकॉपी होती है, जबकि समरूपता में चीजें वैसी दिखती हैं। कोई चीज हो, यदि हमने मोबाइल में से कोई फोटो खींची किसी भी ट्राइंगल की और उसको जूम आउट कर दिया, उसको जूम को बढ़ा दिया, तो बढ़ा हुआ ट्राइंगल क्या होगा? समरूप त्रिभुज होगा उस त्रिभुज के। यदि हमने कम किया तो भी हमें क्या मिलेगा? एक समरूप त्रिभुज ही मिलेगा। तो समरूपता के लिए क्या जरूरी है? कि चीजें एक जैसी दिखनी चाहिए, हो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जैसी दिखनी चाहिए। जैसे हमने पहले 60 डिग्री वाला वो देखा था समबाहु त्रिभुज के लिए, कि ये कितना एंगल 60 दे रखा है, ये 60 और ये 60। यदि मैंने मान लिया कि ये भुजा 7 है, इस त्रिभुज की भुजाएं कितनी है दोस्तों? 7। इसको नाम ए बी और सी दूं। अब यदि मैं एक दूसरा ट्राइंगल बनाऊं समबाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्तों, इसको नाम डी ई और एफ दूं, इसका एंगल भी समबाहु त्रिभुज है, तो कितना होगा दोस्तों? 60 60 होगा। कितना होगा दोस्तों? 60 60। अब यदि इसकी भुजा मैंने मान लो कितनी है? 28 है। एक भुजा कितनी है दोस्तों? 28 है। तो ये एक भुजा इसके कितना मल्टीप्लाई है? 4। तो ये भुजा भी इसकी कितनी मल्टीप्लाई होगी दोस्तों? 4। कितनी? 28। और ये भी कितनी होगी? 28। ये 7 थी तो ये 28, मतलब 4 गुना हो रही है, तो ये भुजा भी 4 गुना हो रही है और ये भुजा भी 4 गुना हो रही है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है? रेशियो बराबर होता है। कोई भी चीजों का क्या होता है दोस्तों? रेशियो बराबर होता है। जैसे मैंने एक ट्राइंगल लिया, इसके बीच में हमने कोई भी भुजा मान ली 7 5 9, ठीक है दोस्तों। यदि इसके बीच का एंगल मान लिया हमने कितना? 40 60 और 80। 40 60 और 80 हमने एंगल मान लिया। यदि मैं दूसरा ट्राइंगल लूं जिसके में भी यही एंगल बने हो, एक एंगल बना हो 40 का, एक एंगल बना हो 60 का और एक एंगल बना हो 80 का, ठीक है दोस्तों। लेकिन इनकी लेंथ क्या क्या है? अलग है। मैंने मान लिया कि इसकी भुजा 10 है या 20 मान लेते हैं, इसकी भुजा हमें क्या है? 20। और ये क्या है? समरूप त्रिभुज है, दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। इसको नाम दूं ए बी और सी। तो ये कितनी बड़ी है? 4 गुना बड़ी है दोस्तों। तो ये भुजा भी कितनी बढ़ेगी? 4 गुना। कितनी हो जाएगी? 36। और ये भुजा 7 है तो ये भी कितनी बढ़ जाएगी? 4 गुना। 4 गुना बढ़ेगी तो कितनी आ जाएगी? 28। ठीक है दोस्तों। तो समरूप त्रिभुज में क्या है? कोई भी चीज होती है वो क्या होती है? सेम रेशियो में बढ़ती है। यदि वो कोई संख्या 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो उस ट्राइंगल की बाकी भुजाएं भी किससे होगी? 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो समरूप त्रिभुज के लिए एक नियम होता है ए और ए, कोण कोण कोण, या फिर कोण कोण। दो कोण किसी ट्राइंगल के बराबर हैं तो श्योर सी बात है तीसरा एंगल भी बराबर हो ही जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? एक समरूप त्रिभुज लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए, इसको नाम दिया बी और इसको सी। दूसरा मैंने ट्राइंगल बनाया दोस्तों, उसको नाम दिया डी ई और एफ। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम इसको। यदि मैंने माना कि एंगल ए है वो बराबर है किसके? डी के, और एंगल बी बराबर है दोस्तों किसके? एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है दोस्तों किसके? एफ के। ठीक है दोस्तों। एंगल ए बराबर किसके दे रखा है? डी के, और एंगल बी बराबर दोस्तों किसके दे रहा है? ई के, और एंगल सी दोस्तों किसके बराबर दे रखा है? एंगल एफ के बराबर दे रखा है।
तो ये क्या होगा, एक समरूप त्रिभुज। और समरूपता का साइन क्या होता है, ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ABC समरूप है, जिसके बराबर जो है वो उसको लिख देंगे। ए के बराबर कौन सा एंगल है दोस्तों, डी, और बी के बराबर कौन सा है, ई, और सी के बराबर दोस्तों कौन सा है, एफ है। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं इनकी भुजाओं में रिलेशन देखना चाहूँ तो क्या होगा, अभी हमने देखा था इनकी भुजाएं क्या होती हैं, का रेशियो सेम होता है। जो ए बी और डी ई का रेशियो होगा ना, मतलब ये 10 है और ये 30 है, तो ये 3 गुना है, मतलब 10 में 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 ए बी अपॉन डी ई। यदि मैं ए बी अपॉन डी ई लिखूं तो कितना आ जाएगा, 10/30, 1/3। वही रेशियो किसका होगा, बी सी ओ अपॉन ई एफ का होगा, और वही रेशियो किसका होगा, एस सी अपॉन डी एफ का होगा, जो हमने पहले देखा था। तो ए बी अपॉन डी ई का रेशियो किसके बराबर होगा, बी सी। इधर इधर से लिख लिया करो, यदि हमने पहले ए बी लिया तो इधर से हमने क्या लेंगे, डी ई लेंगे। अब यदि हम बी सी ले रहे हैं तो क्या लेंगे, ई एफ लेंगे, और इधर से हम एस सी लेंगे तो वो बराबर किसके हो जाएगा, डी एफ के बराबर। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, उनकी भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। और सर्वांग सम त्रिभुज में दोस्तों क्या होती है, सारी चीजें ही बराबर हो जाती हैं, जबकि समरूपता में क्या होता है, रेशियो बराबर होता है। और ए कौन कौन कौन, ये नियम किसके लिए होता है, समरूपता के लिए ही होता है, ये सर्वांग समता के लिए नहीं होता। क्योंकि हमने देखा था कोई भी 3 एंगल हम ले ले तो जरूरी नहीं कि उससे हम उतनी ही लंबाई की ट्रायंगल बना पाएँ, शायद हम उससे भी बड़ा ट्रायंगल भी या उससे छोटा ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो सर्वांग समता क्या थी, सर्वांग समता थी कि एग्जिट फोटोकॉपी या कार्बन कॉपी। समरूपता क्या, एक जैसी दिखाई देने वाली आकृतियाँ, जो एक जिसको देख के लगे कि हाँ ये इस तरह की आकृति है। ठीक है दोस्तों, और बाकी दोनों सेम ही होते हैं, इसमें एस एस और एस एस। ठीक है दोस्तों, तो उनको, ये हमने समरूपता के नियम देख लिए। आगे देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। थोड़ा सा इससे पहले रिवाइज करते हैं एंगल की बातें। यदि हमने एक ले ली, 2 पैरेलल लाइन ले लें हम, कि हमारे पास ये 2 क्या है, पैरेलल लाइन है। यदि मैं इस लाइन को क्रॉस करूं इधर से, तो जो ये एंगल है और ये एंगल क्या होता है, बराबर। और इन दोनों एंगल्स का, इस एंगल्स का और इस एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये थीटा था तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180। तो ये थीटा है तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा। और ये एक लाइन पे बना हुआ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो पूरे में से यदि मैं इस एंगल को हटा दूंगा तो ये वाला एंगल बच जाएगा, 180 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, एक कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, थीटा। तो ये एंगल थीटा है, तो दोस्तों ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। मतलब ये एंगल दोनों क्या होंगे दोस्तों, सेम होंगे। अब यदि हम एक ट्रायंगल लें दोस्तों, एक ट्रायंगल लें, जिसको नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, हमने क्या नाम दे दिया, ए बी और सी। यदि मैं इस पर एक पैरेलल लाइन खींचूं दोस्तों, मान लिया कि जो डी ई है, भुजा ए बी पर हमने एक बिंदु लिया डी, और ए सी पे लिया ई, जो क्या है, एक पैरेलल, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है दोस्तों, जब ये पैरेलल होंगी, अभी हमने देखा था एक पैरेलल लाइन को, यदि मैं आगे बढ़ाऊं इसका थोड़ा सा, तो एक पैरेलल लाइन जैसी दिख रही है, दोनों दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये वाला एंगल अभी हमने देखा था किसके बराबर होता है, इस वाले एंगल के बराबर होता है। इसी प्रकार ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, इसके बराबर हो जाएगा। और ये तो है ही दोनों में कॉमन। तो हम बात करें यदि ट्राइंगल एडीसी की, ठीक है, एक तो एडीसी ट्राइंगल की बात करें और दूसरा कौन सा है हमारे पास, एबीसी। बात करेंगे इसकी एडीसी, एडीई, सॉरी एडीई और एबीसी की बात करें तो दोनों क्या होंगे, समरूप ट्राइंगल होंगे। क्योंकि एक तो कोण इसमें क्या है, कॉमन है, दूसरा कोण क्या है, ये कोण किसके, इसके बराबर है,
और इस बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण इस छोटे वाले त्रिभुज के कोण के बराबर है, तो ए नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए डी और ई वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। किसके बराबर, ट्राइंगल ए, क्योंकि ए कॉमन है दोनों में तो पहले ए लिख देंगे, और डी किसके बराबर है, हम दूसरा क्या लिख रहे हैं, डी ले रखा है, तो डी किसके बराबर है दोस्तों, बी के बराबर है। तीसरा कौन सा बच गया, सी। ठीक है दोस्तों, तो ट्राइंगल ए डी ई समरूप है ए बी सी के, तो इनकी भुजाओं का रेशियो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए डी अपॉन, इन दोनों को लेंगे तो इन दोनों को लेना होगा, तो ए डी अपॉन क्या होगा, ए बी, डी ई अपॉन बी सी बराबर क्या होगा, ए ई अपॉन ए सी। ठीक है दोस्तों, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी और डी ई अपॉन बी सी का रेशियो हमेशा क्या होगा दोस्तों, समान। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ रही हैं। अब बात करें हम मिड पॉइंट थ्योरम की, कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब है कि यदि मैं एक ट्राइंगल ले लूं ऐसे, इसको नाम दे दिया हमने ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं भुजा ए बी का मिड पॉइंट लूं, माना कि इसका मिड पॉइंट यहां पर है जिसको नाम दे दिया डी, और भुजा ए सी का मिड पॉइंट मान लिया ए ई है। ठीक है दोस्तों, भुजा ए बी का मिड पॉइंट क्या है दोस्तों, डी है, और भुजा ए सी का मिड पॉइंट दोस्तों क्या है, ई है। यदि मैं इसको मिला रहा हूं, ठीक है दोस्तों, और ये इसके क्या है, पैरेलल है, क्या है, इसके समांतर है। तो दोस्तों इसको देखें हम, इस वाले ट्रायंगल में देखें पैरेलल है तो ये क्या हो जाएंगे, एंगल बराबर हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, एक समरूप त्रिभुज। हमने पिछली स्लाइड पे देखा था कि ये क्या हो जाएगा, एक समरूप ट्रायंगल हो जाएगा। कहने का मतलब है इसके ऊपर वाली लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई क्या है, बराबर है। यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स है, इधर वाली यदि वाई है तो इधर वाली भी दोस्तों क्या है, वाई है। ठीक है दोस्तों, यदि मैं उस तरह से इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, समरूपता में ए डी और ई जो क्या है, समरूप हैं किसके, बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के। किसके बराबर है, बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा ए ई दोस्तों, ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी बराबर होगा दोस्तों किसके, डी ई अपॉन बी सी, डी ई अपॉन बी सी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखें एडी का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, एडी का मान हमारे पास दोस्तों कितना है, एक्स। एडी का मान दोस्तों हमने कितना लिया है, एक्स लिया है, और ए बी कितना हो जाएगा, ये इतना एक्स है और ये इतना एक्स है, तो मिलके टोटल कितना हो जाएगा, इतना, ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा। तो x अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। ए ई बराबर क्या होगा, y हमने लिया है, और ई सी कितना है, y, तो दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, y और y मिलके दोनों कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे, और बराबर क्या हो जाएगा, डी ई अपॉन बी सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। यहां x है, ये x है, इस x से कट हो जाएगा, ये y इससे कट हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 1/2 जो बराबर है किसके, 1/2, और जो बराबर किसके, डी ई और बी सी। मतलब इन भुजाओं डी ई और बी सी का रेशियो भी क्या आएगा, हाफ ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि बी सी बराबर क्या होगा, 2d ई। इन दोनों भुजाओं का रेशियो भी क्या होगा, इस बड़ी वाली भुजा का मान इस बड़ी वाली भुजा का हाफ किसके बराबर होगा, इस छोटे वाली भुजा के बराबर होगा।
ठीक है दोस्तों। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या कहती है कि किसी एक ट्राइंगल में एक दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज के बड़ी वाली भुजा के हाफ के बराबर होती है। मतलब तीसरी भुजा त्रिभुज के बड़ी वाली भुजा की क्या होती है, हाफ के बराबर होती है या आधी होती है। तो यही क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है। इसका उल्टा भी सही होता है कि यदि ये इसकी हाफ है तो ये क्या होगी, हमेशा मिड पॉइंट से होकर जाएगी। यदि ये हाफ हो जाएगी, यदि हमें कभी दे रखा हो कि डी ई बराबर क्या है, बी सी का हाफ है, मतलब डी ई हमें यदि बी सी का हाफ दे रखा हो तो ये श्योर होगा कि वो भुजा क्या हो जाएगी, डी और ई पॉइंट है वो क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे दोस्तों, क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे और एक पैरेलल लाइन होगी। ठीक है दोस्तों, ये है मिड पॉइंट थ्योरम। दोस्तों अब देखते हैं ट्रायंगल्स के टाइप। वैसे तो इनको आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार के लिए इसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को हम दो भागों में दो तरह से देखते हैं। एक तो साइड के आधार पर देखते हैं दोस्तों, एक एंगल के आधार पर देखते हैं। साइड के आधार पर भी दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और कोण के आधार पर भी दोस्तों ये कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, एक तो समबाहु त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, समबाहु होता है जिसमें क्या होता है, तीनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 60-60 होता है। तीनों एंगल क्या होते हैं, इस त्रिभुज के बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसको क्या कहते हैं हम, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में क्या होती है दोस्तों, 2 भुजाएं बराबर होती हैं और इनके 2 एंगल भी बराबर होते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज का कुछ भी बराबर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, जैसे न्यूनकोण त्रिभुज है, इसमें एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। और अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, और समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एंगल किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और अधिक कोण में क्या होगा, 100 डिग्री से अधिक होगा। इसका ट्रायंगल किस तरह से बनेगा, इस प्रकार। समकोण का कैसे बनता है, इस प्रकार। और अधिक कोण का ट्रायंगल कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें एक कोण क्या होता है, 100 डिग्री से अधिक होता है, 90 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आज जो भी हमने पढ़ा वो हमें अच्छे से समझ में आया। और आज की क्लास को आज हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले कॉन्सेप्ट को लेकर। तब के लिए सबको बाय बाय। यदि हो सके आपको यदि क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना।